मैं इसलिए आपको एक इंफॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूं और यहां आप ये देखेंगे कि ये जो दावे हो रहे हैं, खासतौर से ममता सरकार को गिराने का दावा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि बताया जा सके कि हमारे रहमो करम पर है सरकार, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करे ताकि उनके मुताबिक वो और एक्सपोज हो सकें, जनता के सामने उनका भेद, उनकी असलियत और आ सके और फिर उनके किए हुए उन कामों को जो उनकी निगाह में, भारतीय जनता पार्टी की निगाहों में ठीक नहीं है, उनको जनता के बीच में ले जाकर वोट मांगे जा सकें। खतरे में है क्या ममता सरकार? या इसीलिए ये कहा जा रहा है ताकि उसको ये बताया जा सके कि चाहे जब राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं फिट केस बताकर, और चाहे जब आपके विधायक उतने तोड़कर ला सकते हैं जितने हमको सरकार गिराने के लिए आवश्यक है। क्या है वहां का अरिथमेटिक्स, जरा ये देखिए। आज की विधानसभा क्या है, 294 में से बहुमत 148 हाफवे मार्क का बनता है। इसमें अगर जो विधानसभा 2016 के चुनाव के बाद बनी है, मौजूदा विधानसभा, उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के 211, उसके बाद आप देखें लेफ्ट के 32 हैं, कांग्रेस के 44, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी 10% वोट शेयर के साथ। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुमत का आंकड़ा मैंने आपको बताया, हाफवे मार्क बनता है 148, और अगर 211 हैं टीएमसी के तो बहुमत से 63 ज्यादा हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि लोग टूटते चले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में टूटेंगे तो भी 63 जो है वो बहुत कंफर्टेबल कुशन देता है। इस हिसाब से ये तो दिखाई देता है कि तुरंत में खतरे में दिखाई नहीं दे रही है सरकार। आज की तृणमूल कांग्रेस 2016 और आज 211 चुने गए थे, लेकिन बहुत सारे टूट चुके हैं और अब बचे हैं 207। भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर मैंने आपको दिखाया था, 3 चुने गए थे, वो 3 बढ़कर अब 19 हो गए हैं। ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस और बाकी दूसरी जगहों से टूटकर आए हुए लोगों की संख्या 16 है, और इस तरीके से अब 17, 18, 19, 3 उनके अपने और बाकी टूटकर आए हुए, और वो आंकड़ा पहुंच गया है। मतलब 2016 में जो विधानसभा चुनने के बाद लोगों की दिखाई दे रही थी, उस विधानसभा में अब लोगों की टूट फूट की वजह से उस फिगर में बहुत अंतर आ चुका है। अगर कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है वो हवाई नहीं है, उसका कोई इशारा है, तो यहां पर आप देखें 207 माइनस 41 करने पर 166 बनता है, और तब भी बहुमत से 18 ज्यादा। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कुशनिंग बहुत है, बहुत कंफर्टेबल कुशनिंग है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अब इस समय सरकार के साथ कुछ करके वो सिंपैथी नहीं लेना देना चाहेगी तृणमूल कांग्रेस को, जो कि वो चाह रही है। असल में कई बार मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दे, ये चाहा जा रहा हो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ताकि सिंपैथी का वोट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कच्ची खिलाड़ी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने एक दांव खेला है पर उसका कोई भाव नहीं मिला है। क्या है वो दांव और किस तरीके से भाव नहीं मिला है, अब जरा वो देखिए। यहां पर आप देखें, लेफ्ट कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। ये सौगतो रॉय ने कल ये बात कही टीवी 9 भारतवर्ष पर बात करते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि एकजुटता किस तरीके की होगी, क्या आप प्री पोल कोई अलायंस कर रहे हैं, क्या चुनाव के दौरान कोई फ्रेंडली फाइट दिखाई देगी या पोस्ट पोल अलायंस होगा, क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखिए इस बारे में अभी हम नहीं जानते, लेकिन हम ये चाहते हैं साथ आना चाहिए। मतलब ये एक आइडियोलॉजी वाला स्टेटमेंट, ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ज्यादा था, जमीन पर इसके उतरने की और कुछ होने की संभावना पहले ही कम थी। अगर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं तो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ये जवाब आने शुरू हुए। लग रहा था तृणमूल कांग्रेस को कि एक हाई मॉरल ग्राउंड विभाजनकारी ताकत बताते हुए वो ले लेगी और बाकी सबको आना होगा, लेकिन यहां अधीर रंजन चौधरी का तुरंत ही इसमें आया कि आप हमसे ही टूटकर अलग हुए थे और अगर आपको इतनी ही पड़ी हुई है तो आप हम में आकर विलय कीजिए। हम अखिल भारतीय पार्टी हैं, हमको जाकर तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं है। और यहां देखिए क्या कहा गया, वाम मोर्चा अभी मजबूत है, लेफ्ट कांग्रेस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराएंगे। वामपंथियों ने भी साफ कर दिया कि आप तो हमको ही हराकर हमारा 34 सालों का जो शासन था उसको खत्म करके आप सरकार पर आई, और आज जब आपको अपनी सरकार खतरे में दिखाई दे रही है तो आप चाहते हैं हाथ मिल जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। टीएमसी अकेले नहीं लड़ सकती, इसीलिए दूसरी पार्टियों की मदद ले रही है। दिलीप घोष ने तुरंत इसमें नहले पर दहला मारा। ये कहा कि ये जो एकजुटता की बात कही जा रही है, असल में ये एकजुटता कोई कोहेसिव फोर्स बनाने की कोशिश नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की ताकत दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर बंगाल का सियासी गणित क्या कह रहा है, 2016 विधानसभा चुनाव के हिसाब से कुछ और बारीकियां आपको समझना चाहिए। मसलन सीटें आई थी 211, लेकिन अगर वोट प्रतिशत आप देखेंगे, वोट प्रतिशत कितना था, तो वो था 44.91, लगभग 45%। अब दूसरी पार्टियों के हिसाब से भी इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस को सीटें मिली थी, हालांकि इनको सिर्फ 92 सीटें सीट शेयरिंग में दी थी
उस समय जब वामपंथियों और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो 92 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा दिखाया था। 44 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और वोट गए थे 12% के आसपास। लेफ्ट ये लड़े थे 202 सीटों पर, लेकिन जीते थे सिर्फ 32 सीटें। स्ट्राइक रेट बहुत पुअर कांग्रेस के मुकाबले। वोट शेयर था 25.75। इस हिसाब से ये लग रहा है कि ये गठबंधन तो बन गया है, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस इस बार कहेगी हमको ज्यादा सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सीटें आई थी 3, मैंने आपको बताया, और इनका वोट शेयर था 10.16, जो कि लोकसभा में 18 सीटें जीतने के बाद 40% के आसपास वोट शेयर पहुंच गया है। कुल मिलाकर दो बातें यहां से स्पष्ट हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटें लोकसभा की। अब ये लोकसभा की स्थितियां भी देख लीजिए। 2016 का विधानसभा चुनाव की स्थितियां, वोट शेयर आपने देख लिया। ये बंगाल का सियासी समीकरण 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से सीटें 22 जीती गई और इस तरीके से 158 विधानसभा क्षेत्रों पर इनकी बढ़त बनी तृणमूल कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती और उनकी जो विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बढ़त बनी वो करीब करीब 128 सीटों पर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से उनकी बढ़त बनी। अचानक से ये जो बढ़त बनी ये तृणमूल कांग्रेस को हैरान कर गई और बहुत सारी चीजों के लिए सोचने को मजबूर भी कर गई, लेकिन अभी तक कुछ किया गया हो जो इफेक्टिव दिखाई दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस और वामपंथी आपको उतने इफेक्टिव नहीं लगेंगे। कांग्रेस ने हालांकि 2 सीटें जीती और वामपंथियों का तो सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई।